तो दोस्तों सबों को नमस्कार। आज हम लोग मगध महाजनपद पढ़ेंगे दोस्तों। आज से पहले हम लोगों ने इससे पीछे जितनी भी चीज़ें थी सबको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा और साथ में उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है दोस्तों। तो चलिए जो आज का सेशन है उसको शुरू करते हैं, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देख लेंगे दोस्त, तो आपको क्रमवार सब एक एक साथ समझ में आएगा दोस्त। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है मगध महाजनपद। तो जो मगध महाजनपद है इसका जो हम लोग टाइम पीरियड मानते हैं दोस्त वो है 544 से लेके 185 बीसी तक। अगर मगध का अगर हम लोग संस्थापक बोले तो कौन थे? वे बृहद्रथ। मगध को स्थापित करने वाले कौन थे? बृहद्रथ। मगध का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। मगध जितना भी महाजनपद था दोस्त उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध में मुख्य रूप से चार राजवंश हुआ। हर्यक राजवंश जिसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, उसके बाद है शिशु नागवंश या नागवंश, उसके बाद है नंद वंश और उसके बाद है मौर्य वंश। तो टोटल इस महाजनपद में कितना वंश हुआ दोस्तों? 4 वंश, याद रखिएगा। और जो मगध महाजनपद है उसका संस्थापक कौन है? बृहद्रथ, याद रखिएगा दोस्त। आगे चलते हैं, हर्यक वंश को पढ़ते हैं। जो हर्यक वंश है या इसी का नाम दूसरा नाम क्या है? पितृहंता वंश। हर्यक वंश का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पितृहंता वंश। हर्यक वंश का ही दूसरा नाम क्या है? पितृहंता वंश। इसका समय अवधि कब से कब तक रहा? तो इसका समय अवधि रहा 544 से लेकर 412 बीसी तक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ये कब से कब तक शासन किया? तो 544 से लेकर 492 बीसी तक। इसका अन्य नाम क्या है दोस्त? तो श्रोणिक। अन्य नाम क्या है? श्रोणिक। लगभग ये 52 वर्ष तक शासन किया था। लगभग कितना वर्ष तक शासन किया था दोस्त? 52 वर्ष तक। ये भारत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला राजा में से एक है दोस्त, याद रखिएगा। अब हम लोग इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये क्षेत्र विस्तार करने के लिए अलग अलग नीतियों को अपनाया। पहला नीति युद्ध नीति, दूसरा नीति विवाह नीति और तीसरा नीति क्या था? मित्रता की नीति या तो दोस्ती की नीति। ये 3 नीति अपना के अपना ये जो क्षेत्र था इसको बहुत मजबूत करता है। हम लोग देखेंगे कि इसके बाद भी बहुत सारे मजबूत शासक आए, पर जो ये एक आधार बनाने का जो काम किया था वो कौन किया था? बिंदुसार, माफ कीजिएगा बिंबिसार। कौन आधार बनाया? यानी कि मजबूत महाजनपद का जो आधार बनाया कौन बनाया? बिंबिसार। याद रखिएगा दोस्त। कौन कौन सा नीति अपनाया? तो वो था युद्ध का नीति, विवाह का नीति और दोस्ती का नीति। यानी कि ये जिसको लड़ के जीत सका उसको लड़ के जीता, और अगर जिसको नहीं जीत पाया उससे वह विवाह विवाह करके एक अच्छा रिश्ता बना लिया, ताकि वो इनके ऊपर भी कभी हमला ना करें, या तो हमेशा इसको इसके युद्ध में वो लोग सहायता करें। इसलिए वो क्या किया? विवाह करके अच्छा संबंध बना लिया दोस्त। और जिसके यहाँ मान के चलिए कोई बेटी नहीं होती तो उससे वो क्या कर लेता? अच्छा दोस्ती कर लेता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अवंती का राजा चंडप्रद्योत। अवंती का राजा कौन? चंडप्रद्योत। ये इससे दोस्ती नहीं कर रहा था दोस्त, पर याद रखिएगा चंडप्रद्योत को एक पांडु रोग हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए कौन? बिंदुसार अपना एक राजवैद्य था, जीवक। राजवैद्य का नाम क्या है दोस्त? जीवक, याद रखिएगा। तो जो राजवैद्य था उसको वो कहाँ भेज देता है? चंडप्रद्योत को इलाज करने के लिए। तो जब जो जीवक है वो ठीक कर देता है तो चंडप्रद्योत के साथ में इसका दोस्ती हो गया। तो ध्यान में रखिएगा दोस्त, कौन कौन सी नीति अपनाया? युद्ध नीति, विवाह नीति और दोस्ती नीति या मित्रता की नीति। तो चलिए युद्ध नीति पहले देख लेते हैं। तो युद्ध नीति के तहत ये अंग को जीतकर जो उसका बेटा था अजातशत्रु उसको वहाँ का शासक बना दिया, या तो कहें गवर्नर बना दिया। अगर हम लोग बोले विवाह नीति क्या है, तो विवाह नीति के तहत ये 3 शादी मुख्य रूप से किया। एक किया महाकोसला के साथ में, जो कोसल का राजा परसेनजीत की बहन थी, जिससे उसको काशी दहेज मिला। तो यहाँ से हम लोग को दहेज का भी साक्ष्य मिलता है दोस्त, कि उस समय भी दहेज लिया जाता था, ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें वो उसका अगला शादी किससे हुआ? चेलना के साथ में, जो वज्जी के लिच्छवी वंश के चेटक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? वज्जी के लिच्छवी वंश की चेटक की पुत्री। इसी वंश से जैन के माता बिलोंग करती थी दोस्त। किससे? कौन बिलोंग करती थी? जैन, जो महावीर जैन थे उनकी माता इसी वंश से संबंधित थी दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, जो इनकी अगली पत्नी उनका नाम क्या है? क्षेमा, जो कहाँ की कहाँ की राजकुमारी थी? पंजाब की राजकुमारी। तो यहाँ पे विवाह नीति खत्म होता है दोस्त। अगर हम लोग बात करें दोस्ती या तो मित्रता की नीति, तो मित्रता की नीति अभी बताया दोस्त किसके साथ में करता है? अवंती के राजा चंडप्रद्योत। किसके साथ में करता है दोस्त? अवंती के राजा चंडप्रद्योत। कौन सा रोग हुआ था इसको? पांडु रोग। कौन सा रोग हुआ था दोस्त? पांडु रोग, याद रखिएगा। और इसके बाद ये एक अपना जो एक नया
शहर का स्थापना करता है जिसको वो बाद में राजधानी भी घोषित कर देता है और उस शहर का नाम है राजगिरी। उस शहर का नाम क्या है दोस्त? राजगिरी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला बेटा मतलब इसका जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा वो अजातशत्रु बनेगा। चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्त अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अगर अजातशत्रु का बात करें तो इसका समय अवधि कब से कब तक है? तो 492 से लेकर 460 बीसी तक ये राज करता है। पर ध्यान में रखिए दोस्त कि ये जो अजातशत्रु है, ये अजातशत्रु को इसका जो पिता बिंबिसार था वो राजा नहीं बनाया था दोस्त। ये खुद से अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। कैसे राजा घोषित किया? अपने आप को राजा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता है? बिंबिसार का हत्या। तो ये अपने पिता का ही हत्या करके राजा बना, इसलिए इसको हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं दोस्त। ये पहला पितृहंता था। इसके बाद जो इसका बेटा होगा उदायन, वो भी इसका हत्या कर देगा, तो उसको हम लोग सेकेंड पितृहंता कहेंगे दोस्त, याद रखिएगा। तो चलिए देखिए इसका दूसरा नाम क्या है? कुनिक। और उसका दूसरा नाम क्या था? किसका? बिंबिसार का। उसका श्रोणिक था दोस्तों। इनकी माता का नाम क्या था? महाकोसला। और इसको क्या कहा जाता है? प्रथम पितृहंता। प्रथम पितृहंता, याद रखिएगा दोस्त। तो ये जब अपने पिता बिंबिसार को मार देता है तो यह घटना से जो उनके पापा के साला यानी परसेनजीत, इनको बहुत आहत पहुंचता है और वो क्या करने लगते हैं दोस्त? काशी का वापस मांग करने लगते हैं। जो बिंबिसार को दहेज के रूप में परसेनजीत के द्वारा दिया गया था, उस काशी का ये लोग दोबारा मांग करते हैं, तो अजातशत्रु देने से मना कर देता है। तो इसी के वजह से दोनों के बीच में किन के बीच में? मामा और भांजा, दोनों के बीच में युद्ध होता है दोस्त, जिसमें अजातशत्रु को ही विजय प्राप्ति होती है। इस युद्ध में वो पहली बार क्या यूज किया था? महाशिला कंटक और रथमसूल। महाशिला कंटक और रथमसूल, जो आप लोग बाहुबली मूवी में देखे होंगे कि जो बड़ा बड़ा पत्थर फेंका जाता था, उस जो हथियार है या तो वो जो मशीन है उसका नाम क्या था? महाशिला कंटक। और जो भल्लाल देव के आगे रथ में जो गोल गोल तलवार के जैसा जो घूमते रहता था, उसी का नाम क्या है दोस्त? रथमसूल। तो इसका सबसे पहले बार उपयोग कौन किया? सबसे पहली बार उपयोग कौन किया? अजातशत्रु। कौन करता है दोस्त? अजातशत्रु। क्या क्या चीज़ का? महाशिला कंटक और रथमसूल। किसके खिलाफ करता है? परसेनजीत के खिलाफ करता है। युद्ध का कारण क्या था? काशी वापस मांगना। अगर हम लोग इसको देखें, इस युद्ध को देखें, तो इस युद्ध को हारने के बाद परसेनजीत इस युद्ध में अपना जान बचाने के चलते वो अपनी जो बेटी थी उसका इससे क्या करवा देता है? शादी। क्या करा देता है दोस्त? शादी। उसकी बेटी का नाम था वजीरा। क्या नाम था दोस्तों? वजीरा, याद रखिएगा। अगर आगे हम लोग देखें कि ये जो अजातशत्रु था शुरुआत में जैन धर्म को मानता था, लेकिन ये जब अपने अंतिम दिनों में जब ये राजा बन जाता है उसके बाद ये बौद्ध धर्म को मानने लगता है दोस्त, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो इसका पुत्र है उदायन, ये आगे राजा बनता है, लेकिन ये भी अपने पिता अजातशत्रु को मार के बनता है, इसलिए हम लोग इसको दूसरा पितृहंता कहते हैं या सेकंड पितृहंता कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। यही उदायन है जो पाटलिपुत्र का स्थापना करता है। पाटलिपुत्र कहाँ है दोस्तों? जो बिहार वाले क्षेत्र में है। इसका पुराना नाम कुसुमपुर था और वर्तमान नाम क्या है दोस्त? पटना। वर्तमान नाम क्या है? पटना, याद रखिएगा दोस्तों। ये किस नदी के बीच में है? तो ये गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है दोस्त। कौन? पाटलिपुत्र। इसको स्थापित करने वाला कौन था? उदायन। और अगर हम लोग बात करें कि राजगिरी को स्थापित करने वाला कौन था? बिंबिसार। और मगध को स्थापित करने वाला कौन था? तो बृहद्रथ, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हम लोग देखते हैं कि नागदशक जो है इस वंश का अंतिम शासक है। नागदशक क्या है? अंतिम शासक है। इसको हत्या करने वाला कौन था? इसी का प्रधानमंत्री शिशुनाग। इसी का प्रधानमंत्री कौन? शिशुनाग। यही इसका हत्या कर देता है। उसके बाद यही आगे चल के शिशुनाग वंश का स्थापना करेगा। अब यहाँ पे एक नोट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नोट क्या है कि जो अजातशत्रु था उसी के समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। अजातशत्रु के समय क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति। आप लोग कमेंट में करिएगा दोस्त कि प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। मैंने ये बौद्ध धर्म जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया हुआ है कि बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे और कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। ये दोनों आप लोग कमेंट करिएगा दोस्त। तो चलिए आगे हम लोग शिशुनाग वंश की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शिशुनाग वंश को हम लोग पढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का अगर समय अवधि का बात किया जाए तो 412 से 344 बीसी तक था दोस्तों। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। और इसको कौन सा वंश बोला जाता है? नागवंश भी कहा जाता है। और ये प्रथम बार अवंती को हरवाया था। इससे पहले कोई भी अवंती को हरा नहीं पाया था। इसी कारण से बिंबिसार भी उसके साथ में क्या करता है दोस्त? दोस्ती किया था। वो बहुत शक्तिशाली राजा होते हुए भी अवंती को नहीं हरा पाया था। लेकिन जो शिशुनाग है नागवंश का संस्थापक, ये
प्रथम बार अवंती को हराया, याद रखिएगा दोस्त। और इसको हराने के बाद वो पाटलिपुत्र से अपना राजधानी कहाँ ले गया, वैशाली। कहाँ ले गया दोस्तों, वैशाली, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो इसका पुत्र है कालाशोक, कालाशोक अगला राजा बनेगा। और इसके समय पे क्या होता है, दूसरा बौद्ध संगति होता है। क्या होता है दोस्तों, दूसरा बौद्ध संगति। पहला बौद्ध संगति के एग्जैक्ट 100 साल के बाद में ये बौद्ध संगति हुआ। और ये फिर से अपना राजधानी किसको बना दिया दोस्तों, पाटलिपुत्र को। देखिए पहले क्या था, राजगिरी, उदयन, फिर उसको कहाँ बना दिया, पाटलिपुत्र। शिशुनाग उसको फिर अपना राजधानी कहाँ पे ले गया, वैशाली। फिर से इसका जो बेटा था कालाशोक नया फिर से क्या बना दिया, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना दिया दोस्त। इसका 10 पुत्र था, उसमें से एक जिसका नाम नंदीवर्धन था उसको ये अपना उत्तराधिकारी चुना। और जो नंदीवर्धन था वही इस वंश का अंतिम शासक है। जो नंदीवर्धन था यही इस वंश का क्या है दोस्तों, अंतिम शासक है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। हम लोग 3 वंश के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों। आगे जो मौर्य वंश है इस वंश के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश से बहुत ही सारा क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है नंद वंश, उसको पढ़ते हैं। नंद वंश का समय अवधि है 344 से 322 बीसी। नंद वंश का अवधि कब से कब तक है दोस्तों, 344 से 322 बीसी। संस्थापक कौन है, महापद्मानंद। संस्थापक कौन है, महापद्मानंद। इनका दूसरा नाम क्या क्या है, उग्रसेन और परशुराम। उग्रसेन क्यों इसका नाम रखा गया दोस्त, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा अस्थाई सेना था। तो इसके सेना का संगठन के कारण इतना अच्छा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, उग्रसेन। और इनका दूसरा नाम और क्या है, दूसरा परशुराम भी इनको कहा जाता है। ये कौन सा उपाधि लिया था, तो एक राट का। कौन सा उपाधि लिया था दोस्त, एक राट का। कौन उपाधि लिया था, महापद्मानंद, याद रखिएगा। और इसके बाद कौन यहाँ का राजा बनेगा, धनानंद, जिसको क्या कहा जाता है, नंदराज। क्या कहा जाता है दोस्त, नंदराज। ये एकदम अय्याश किस्म का राजा था, ये बिल्कुल अच्छा राजा नहीं था दोस्तों। और यही इस वंश का अंतिम शासक भी होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखने वाला चीज़ है कि ये जो नंदराज है या तो धनानंद है, इसी के समय पे कौन भारत में आक्रमण किया था, सिकंदर। कौन किया था दोस्त, सिकंदर। डायरेक्टली वो लोग पहले भारत में मगध में ही नहीं घुस गया था दोस्त सिकंदर। वो पहले कहाँ आया था, पंजाब वाले क्षेत्र में, जहाँ पे पोरस के साथ उसका लड़ाई होता है सतलज नदी के किनारे, जिसको हम लोग वितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। जब मैं आप लोगों को सिकंदर के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि वितिस्ता का युद्ध क्या था दोस्त, ये राजा पोरस कौन था। तो चलिए दोस्त आज हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। जो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, मगध के हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो मगध का हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्त, बिंबिसार। कौन था दोस्त, बिंबिसार। जो यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई दे रहा है उदायन, ये किसका स्थापना किया था, पाटलिपुत्र का। जो आपको यहाँ पे एक और नाम दिखाई दे रहा है अजातशत्रु, इसके समय पे पहला बौद्ध संगति हुआ था। क्या हुआ था दोस्त, पहला बौद्ध संगति। और जो अजातशत्रु है पहला पितृहंता है, और जो उदायन है ये कौन है, सेकेंड पितृहंता है। इन्हीं दोनों के कारण जो ये हर्यक वंश है इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, पितृहंता वंश, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस शासक को पितृहंता के रूप में जाना जाता है। किस शासक को पितृहंता के रूप में जाना जाता है। तो ये जो अजातशत्रु है इसको पितृहंता के रूप में जाना जाता है, यही प्रथम पितृहंता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना शहर का स्थापना किसने किया। तो जो पाटलिपुत्र है इसका स्थापना कौन करता है, उदायन। कौन करता है दोस्त, उदायन, याद रखिएगा। जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक है, और जो शिशुनाग है वो नाग वंश का संस्थापक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, शिशुनाग वंश का संस्थापक किसने किया था। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था दोस्त, खुद शिशुनाग। कौन था दोस्त, खुद शिशुनाग। शिशुनाग वंश को ही क्या बोला जाता है, नागवंश। क्या बोला जाता है दोस्तों, नागवंश। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के समय पे आयोजित किया गया था। या तो द्वितीय जब बौद्ध संगति हुआ था उस समय पे कौन शासक था। तो कालाशोक, याद रखिएगा दोस्त। जब मैं आप लोगों को बौद्ध संप्रदाय पढ़ा रहा था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक से याद रखिएगा। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन है। तो नंद वंश के संस्थापक है महापद्मानंद। कौन है दोस्तों, महापद्मानंद, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
जो अगला प्रश्न है, सिकंदर अलेक्जेंडर के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो मगध पर नंद वंश का शासन था और उस समय राज कौन कर रहा था? नंदराज या धनानंद। कौन कर रहा था दोस्त? नंदराज या धनानंद, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था दोस्त। कौन था? धनानंद। इसी को नंदराज भी कहा जाता है। और संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अवंती के राजा चंड प्रद्योत या प्रद्योत का इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को भेजा था? तो जीवक। किसको भेजा था दोस्त? जीवक। ये वही जीवक है जो गौतम बुद्ध को भी अंतिम दिनों पे इलाज किया था। जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों पे थे, यानी कि जब वे मरने से कुछ दिन पहले, जीवक ही उनका उपचार कर रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था दोस्त नागदशक। कौन था? नागदशक, याद रखिएगा। इसका हत्या कौन किया था? शिशुनाग। हत्या कौन किया था? शिशुनाग, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मगध सम्राट ने वैशाली को लिच्छवी मगध सम्राट ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो मैंने आप लोगों को बिंबिसार का 3 नीति बताया था, एक विवाह नीति, एक युद्ध नीति और एक मित्रता की नीति। तो यहाँ पे बिंबिसार ही है जो किससे शादी किया था? लिच्छवी के चेलना। लिच्छवी जो राजवंश था उसके चेलना से, मतलब लिच्छवी राजवंश के राजकुमारी चेलना से बिंबिसार शादी किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध में किन 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा दोस्त, मैंने इसे बताया था कि आप लोग महाबली बाहुबली मूवी से याद रखिएगा। किससे याद रखिएगा दोस्तों? बाहुबली मूवी से, क्योंकि बाहुबली मूवी में भी रथमसूल और महाशिला कंटक को दर्शाया गया है। तो इसी का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? अजातशत्रु, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बदलकर कहाँ स्थापित किया? शिशुनाग ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बदलकर कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ है दोस्तों? वैशाली। कहाँ किया दोस्तों? वैशाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने राजधानी को अस्थायी रूप से फिर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? अस्थायी रूप से किसने फिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त कालाशोक। कौन हो जाएगा दोस्त? कालाशोक। इसके पिता ने ही वैशाली किया था, फिर ये दोबारा किसको अपना नया राजधानी बना लेता है? पाटलिपुत्र को, याद रखिएगा दोस्त। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? कुसुमपुर। किस नदी के तट पे स्थित है? गंगा और सोन नदी के तट पे, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मगध शासक कौन है? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मगध शासक अशोक है। कौन है दोस्त? अशोक, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में मैंने आज नहीं बताया। देखिए, माफ करिएगा दोस्तों, पहला शासक बोला गया है। कलिंग पर विजय अशोक को भी मिला था, लेकिन कलिंग पर सबसे पहला विजय किसको मिला था? महापद्मानंद को, याद रखिएगा दोस्त। महापद्मानंद को। जब कलिंग का युद्ध अशोक लड़ेगा उसके बाद ही इसका हृदय परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक ने धनानंद को किस नाम से पुकारा है? यूनानी लेखक धनानंद को किस नाम से पुकारा है? तो याद रखिएगा दोस्त, इसको पुकारा है अग्रमिज से। किससे पुकारा है? अग्रमिज से, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों को जैन ग्रंथ का कुनिक कहा गया है? जैन ग्रंथों में कुनिक कहा गया है। तो ये किनको कहा गया है दोस्त? अजातशत्रु को। किसको कहा गया है? अजातशत्रु को, याद रखिएगा। और बिंबिसार को क्या कहा गया था दोस्त? श्रोणिक। क्या कहा गया था? श्रोणिक, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? प्राचीन मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीव्रज थी। कौन सी थी दोस्त? ग्रीव्रज थी। इसके बाद राजगृह हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ, फिर से वैशाली हुआ, फिर से पाटलिपुत्र हुआ। तो सारे क्रम को याद रखिएगा दोस्त। आजकल क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है तो ऐसा सजाने के लिए भी आ सकता है। तो याद रखिए कि किसके समय पे राजधानी कौन था, मिलान करने के लिए आ सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि किसके समय पे कौन था राजधानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महापद्मानंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महापद्मानंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा दोस्त, एकराट की। किसकी उपाधि ली थी? एकराट की। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? नंदीवर्धन। कौन हो जाएगा दोस्त? नंदीवर्धन, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किसके शासनकाल के दौरान मगध में धर्मोपदेश दे रहे थे? किसके शासनकाल के दौरान मगध में धर्मोपदेश दे रहे थे? तो ये कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा दोस्त? बिंबिसार। कौन हो जाएगा दोस्तों? बिंबिसार। याद रखिएगा कि जब बिंबिसार शासन कर रहा था उसी के समय गौतम बुद्ध मगध में क्या दे रहे थे? उपदेश। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया? किस शासक ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया? तो याद रखिएगा दोस्त, बिंबिसार। इसका जिक्र मैंने किया था। और याद रखिएगा कि अंग को जीतने के बाद वहाँ का शासक या गवर्नर किसको बनाया था? अजातशत्रु को। किसको बनाया था? अजातशत्रु, जो उसी का बेटा था दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, पुराणों में काकवर्ण के नाम से किस शासक का उल्लेख है? पुराणों में काकवर्ण के नाम से किस शासक का उल्लेख है? तो कालाशोक। किसका दोस्त? कालाशोक। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में पहली बार साम्राज्य शब्द का अवधारणा किस वंश के साथ शुरू हुआ? भारत में पहली बार साम्राज्य शब्द का उपयोग किस वंश के साथ शुरू हुआ, या तो ये अवधारणा था कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा दोस्त, नंद वंश के समय से। कब हुआ? नंद वंश के समय से। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अजातशत्रु का मंत्री कौन था? अजातशत्रु का मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा दोस्त, वत्सकार। कौन था दोस्तों? वत्सकार। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के किस राजा को उग्रसेन भी कहा जाता है? तो नंद वंश के किस राजा को उग्रसेन कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, महापद्मानंद को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा अस्थाई सेना था, तो इसके सेना का रूप को ही देख के इसको क्या कहा जाता था? उग्रसेन। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस मगध सम्राट ने अवंती महाजनपद की सदियों पुरानी शत्रुता को समाप्त करके उसे मगध में मिलाया? तो कौन शत्रुता को समाप्त करके मगध में मिलाता है दोस्त? तो याद रखिएगा, शिशुनाग। कौन है? शिशुनाग। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? तो 5 पहाड़ियों से। कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई थी दोस्त? 5 पहाड़ियों से। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किस शासक के शासनकाल में उपदेश दिया? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किस शासक के शासनकाल में उपदेश दिया? तो वो है बिंबिसार। किसके शासनकाल में? बिंबिसार। याद रखिएगा दोस्त। जो महावीर स्वामी के साथ में एक हम बताए थे, मखाली घोषाल, जो तपस्या किए थे, जिसके साथ में 6 साल महावीर स्वामी, तो उसका एक संप्रदाय था जिसको हम लोग बोलते हैं अजीवक संप्रदाय। तो अजीवक संप्रदाय को मानने वाला बिंदुसार था, पर यहाँ पे बिंबिसार है। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रारंभ में वो जैन धर्म को मानता था, बाद में किस धर्म को मानने लगा था? बौद्ध धर्म को। तो हम लोगों ने जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था ये तीनों वंश से, सबको अच्छे ढंग से पढ़ा और इनसे संबंधित सारा महत्वपूर्ण प्रश्न को किया दोस्तों। आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग डेली एक एक हिस्ट्री का लेक्चर करते हैं दोस्त, और उसके साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी करते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का फिर से धन्यवाद।